कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, अन्य विपक्षी नेता बिहार में एक तथाकथित वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उस वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के नेताओं ने इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में जिस तरह से गालियों के रूप में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है, कड़ी आलोचना करती है। ऐसे बयानों का, ऐसी टिप्पणियों का इस देश की ना तो राजनीति में कोई स्थान है, ना सभ्यता संस्कृति में कोई स्थान है, और ना ही इस देश के नागरिकों के ऐसे संस्कार हैं कि अपनी उम्र से बड़े और वो भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की जाए, और उससे भी बढ़कर एक ऐसी आत्मा जिसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसको अच्छे संस्कार दिए, राष्ट्रभक्ति के गुण पैदा किए, कठिन परिश्रम कर गर्मापूर्ण जीवन यापन करके वो स्वर्ग सिधारे, और उनके बारे में अमर्यादित अभद्र टिप्पणियां करना किसी को भी शोभा नहीं देता। और जब ऐसी टिप्पणियां कोई राजनेता करे, विपक्ष के नेता की मौजूदगी में हो, तो हैरानी की बात और बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना का कड़ा विरोध राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश जिला स्तर तक किया। हमारा मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को कलंकित किया है, मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई है। इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना है। यही नहीं, उन नेताओं ने इस देश की मातृशक्ति को गाली दी है, इस देश की माताओं बहनों का अपमान किया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है, और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये दोनों नेता इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने ये बात साबित की है कि ये बातें तो उनके संस्कार में है, ये उनके कल्चर में है। गलती ना मानना उनका स्वभाव है, दूसरे को गालियां देना उनकी आदत है, क्योंकि ये गांधी परिवार इस बात को पचा ही नहीं पा रहा कि किसी गरीब का बेटा पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना और अब 11 साल से देश का प्रधानमंत्री बनकर इस देश को निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। इस बात को वो परिवार पचा ही नहीं पा रहा, इसलिए समय समय पर उनकी भाषा, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो सदन के बाहर हो, उनकी भाषा में वो बोध, वो अहंकार झलकता है
प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को भी तू तड़ाक में बात करना, ये तो राहुल गांधी जी स्वयं करते हैं, जिससे उनके संस्कार प्रदर्शित होते हैं। हम मानते हैं बिहार की जनता, जिसने समय समय पर देश की राजनीति को दिशा दी है, क्योंकि उस प्रदेश में आचार्य चाणक्य जी जैसे नीति निर्धारक हुए, विश्व गुरु बुद्ध जैसे वहां पर प्रकट हुए। इसलिए जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण 1977 में इस देश को उस दिशा जो है वो उस बिहार ने दी थी। इसलिए उस बिहार की जनता इस अधिकार यात्रा के दौरान उन नेताओं की गतिविधियों को, उनकी भाषा को, उनके व्यवहार को बड़ी बारीकी से देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरे देश में आज प्रदेश मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था। हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी शिमला में तारघर के पास डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। हमारे प्रदेश के सचिव युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय तिलकराज जी और महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती डेजी ठाकुर जी इस कार्यक्रम के प्रमुख थे, संयोजक थे। मौसम खराब होने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया और आज आपके बीच उस कार्यक्रम के ना होने के कारण प्रेस वार्ता में ये दोनों नेता भी मेरे साथ बैठे हैं। इसलिए इस प्रेस वार्ता को अगर आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस युक्त प्रेस वार्ता मानेंगे तो अच्छा होगा। और इसके आगे भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल के नेता ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बल्कि उन्होंने इस देश की हर संवैधानिक संस्था का भी अपमान किया। ये नेता ना तो सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा करते हैं, ना चुनाव आयोग जैसी संस्था का मान सम्मान करते हैं, और सीबीआई और ईडी की तो हमेशा ही गालियां देते हैं। संविधान का सम्मान करने की बातें करने वाले ये नेता व्यवहार में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का शरेआम अपमान कर रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। इसलिए इनका संविधान के मान सम्मान की बातें करना ये मात्र दिखावा है। ये जो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका जवाब भी आने वाले समय में देश की जनता इनको देगी। दूसरा, ये नेता कह रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं, देश में तानाशाही है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र अमर्यादित टिप्पणियां करने के बावजूद भी ये नेता खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का बड़ा उदाहरण नहीं? अगर तानाशाही होती तो इनके साथ क्या बर्ताव होता, इसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं इस देश में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है, स्वतंत्रता है, और उसके अनुरूप इस देश में शासन चला रहे हैं। परंतु ये विपक्षी नेता उस बात का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह की बातें करते हैं। और बातें भी कौन करते हैं, किस पार्टी के नेता करते हैं? जिस पार्टी ने
और जिस नेता की दादी ने, जो देश की प्रधानमंत्री रही, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर इस देश में इमरजेंसी लगाई, अदालत का निर्णय स्वीकार नहीं किया, अदालत का निर्णय उसकी अवहेलना करके रातों रात 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगा दी। और उस परिवार के लोग, उस पार्टी के लोग आज लोकतंत्र की बात करें, उन्हें शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विशेषकर गांधी परिवार के लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की लोकतंत्र की बातें करें। उन्होंने तो खुद किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं वो सारे देश ने देखा। यही नहीं, ये लोग तो प्रधानमंत्री, अन्य संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकते। इन्होंने समय समय पर इस देश की वीर सेना का, इस देश के वीर सैनिकों का अपमान किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय भी सबूत मांगकर इन्होंने सेना के पराक्रम को लज्जित किया था। और आज ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जब पूरी दुनिया मान रही है कि हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य दिखाकर, पराक्रम करके 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को उस स्थान पे खड़ा कर दिया कि उन्हें युद्ध विराम करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, उस समय भी ऐसी टिप्पणियां करके सेना और सैनिकों का अपमान भी ये नेता करते आए हैं। इससे निम्न स्तरीय राजनीति कोई और हो नहीं सकती जो ये कांग्रेस के नेता और अन्य विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। जहां तक इनके अभियान का सवाल है, वोट चोरी हो गए, नारा भी ऐसा दिया जिसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। चोरी तो कुछ समान होता है, वोट कैसे चोरी हो। और आज इस मुद्दे को उठाने का औचित्य क्या है? मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा निराधार है, तथ्यहीन है। आप सब भी जानते हैं, इस देश के संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग ने एक चुनावी प्रक्रिया बनाई। हर चुनाव से पूर्व, चाहे वो चुनाव विधानसभा के हो, चाहे चुनाव लोकसभा के हो, उन चुनावों से पहले वोटर लिस्टों का रिवीजन होता है। रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट अभियान चल रहा है, जिस दौरान वोट ऐड भी होते हैं, वोट डिलीट भी होते हैं। और हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर अपने बीएलएस के माध्यम से अगर कोई वोट नहीं बना है तो उस वोट को बनाते हैं, और अगर कोई वोट गलत बना है तो उस वोट को कटवाते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया है और उसमें राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है, और वो बीएलए, चुनाव आयोग जो है उनको मान्यता देता है। इसलिए जो भी चुनाव होता है उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी होती है। पिछले लोकसभा चुनाव से भी पहले हुई होगी, और उस चुनाव में हार के बाद अब ये कहना वोट चोरी हो गए, कहां तर्क से? अगर वोट गलत बने होते तो क्या कांग्रेस पार्टी के बीएलए उसका ऑब्जेक्शन नहीं करते? जब कांग्रेस पार्टी के बीएलए ने उन वोटों को
ना ऑब्जेक्शन किया, ना डिलीट करने के लिए आवेदन किया, इसका मतलब वोट सारे सही थे। परंतु क्योंकि चुनाव नहीं जीते, इसलिए चुनाव हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना है। पहले ईवीएम पर फोड़ते थे, वो पुरानी बात हो गई, उस पर अब लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए अब ये नया पैंतरा बना। परंतु मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है। जहां आपकी सरकारें बनी वहां क्या ईवीएम ठीक थी? वही ईवीएम थी। उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुए थे जिसपे हिमाचल में आपकी सरकार बनी, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, तेलंगाना में आपकी सरकार बनी। तो अगर वोट चोरी हुए तो क्या आपकी सरकारें भी गलत बनी? इसका जवाब जरा जनता को दे। इसलिए ऐसा तर्कहीन मुद्दा उठाकर ये नेता जनता के बीच जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने तो कहा अगर भाई गलत है तो एफिडेविट पर लाओ, परंतु आज तक एफिडेविट तो दिया नहीं गया, आज तक कोई सबूत तो दिए नहीं गए। इसलिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास, जनता को गुमराह करने की कोशिश ये नेता करते हैं। अन्य चुनाव में तो चुनाव हारने के बाद ऐसे बहाने ढूंढे जाते थे, पर बिहार में तो चुनाव हारने से पहले ही लोगों को बताया जा रहा है कि हम इस कारण चुनाव हारेंगे। तो ऐसा नेतृत्व जिस पार्टी का हो, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन तो करना चाहिए। क्या जिस नेता के पीछे वो लगे हैं वो योग्य भी है, सक्षम भी है? उसमें कोई नेता का गुण भी है? उसमें कोई इस देश के सनातन के अनुसार संस्कार भी है? वो इस देश की सभ्यता संस्कृति को मानता भी है? इस देश के संविधान और लोकतंत्र की मान्यताओं पर विश्वास भी रखता है? ये नेता ना तो अपनी पार्टी का भला कर सकते हैं, ना देश का भला कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना, यही नहीं विपक्ष के नेताओं को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ऐसे अयोग्य अक्षम नेताओं की पार्टी के साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना? हम तो मानते हैं लोकतंत्र में विपक्ष हो, मजबूत हो, लोकतंत्र का तकाजा है मजबूत विपक्ष का। परंतु इस तरह का दिशाहीन, इस तरह का जो डायरेक्शनलेस विपक्ष है, वो लोकतंत्र में देश का भला नहीं कर सकता। वो इसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इस देश की सेना के बारे में अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणियां करके जनता के बीच हास्य का पात्र ही बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। आगे और कार्यक्रम करेंगे। आज का कार्यक्रम स्थगित हुआ है, परंतु आगे ये कार्यक्रम होंगे और उनके माध्यम से इन नेताओं के व्यवहार को, इनकी भाषा को जनता के बीच ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये नेता लगातार प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि उस देश की उस 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
और नेतृत्व भी बहुत ही दमदार ढंग से कर रहे हैं। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है देश की जनता ऐसे नेताओं को बख्शेगी नहीं और समय आने पर इन नेताओं को भी और इनकी पार्टियों को भी सही जवाब देगी। धन्यवाद। रणधीर जी, ये इससे हटके हिमाचल प्रदेश सत्ता से जूझ रहा है और जिंदगी ही संकट में, इसमें क्या दृष्टिकोण और विपक्ष कितना संजीदा है? एक अलग मामले में आपका धरना प्रदर्शन था, वो मुद्दा निपटा दिया। विपक्ष की भूमिका किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष का भी बड़े रोल है, जिंदगी ही खतरे में हिमाचल प्रदेश में, क्या दृष्टिकोण? देखिए, वैसे ये प्रेस वार्ता इसी मुद्दे को लेकर है। निश्चित रूप से आपदा हमारे प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है और हमने अपना दृष्टिकोण विधानसभा के मानसून सत्र में विस्तृत रूप से रखा है। ये ठीक है, आपदा किसी को पूछ कर नहीं आती, किसी को बता कर नहीं आती, परंतु आपदा के कारण प्रभावित लोगों को सही समय पर सही राहत मिले, उनका पुनर्वास हो और पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। परंतु वर्तमान सरकार इसमें कहीं ना कहीं विफल रही। प्रश्न है, हर्षवर्धन जो कांग्रेस में मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्र जाए और इसके लिए बात करेंगे, विपक्ष से भी क्या बात हुई है और अगर ऐसी बात होती है तो क्या आप लोग जाएंगे इकट्ठा होकर केंद्र से? ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष बताएंगे। रणधीर जी, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो वोट चोरी का मुद्दे को तो जन समर्थन वहाँ पे बहुत मिल रहा है और हिमाचल के नेताओं ने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। और याद होगा आपको, सांसद अनुराग ठाकुर ने बंगाल में भी जो कांग्रेस ने मुद्दा उठा लिया, उन्होंने भी वहाँ ये मुद्दा उठाया था। नहीं, देखिए, बिहार में कितना समर्थन मिल रहा है, कितना समर्थन नहीं मिल रहा है, इसका पता तो आने वाले चुनाव में लग जाएगा। रैलियों में भीड़ ही चुनाव जीतने का प्रमाण होता है, ऐसा नहीं है, और उस मात्रा में भीड़ भी वहां पर नहीं आ रही। जहां तक हिमाचल के कार्यक्रम की बात है, क्योंकि हिमाचल के कांग्रेस नेता भी इस बात से परिचित हैं कि जिस वोटर लिस्ट में वोट चोरी की बात हो रही है, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव होके तो वो जीत के आए, उनकी सरकार बनी। इसलिए औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने इंडोर कार्यक्रम तो कर दिया क्योंकि प्रभारी यहाँ आकर बैठ गए, परंतु ओपन में रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्योंकि आम आदमी पूछता, अगर वोट चोरी हुए हैं, वोट लिस्ट गलत है, तो क्या आप भी सरकार भंग करोगे? क्या आप भी हिमाचल प्रदेश में दोबारा चुनाव कराओगे? वोटर लिस्ट तो वही है। इसलिए वो एक औपचारिकता उन्होंने निभाई और उस औपचारिकता में भी गुटबाजी कितनी मुखर हुई वो भी आप सब लोगों ने देखा। इसलिए मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आज का मुद्दा यही है कि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल के लोगों ने इस देश में प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है। देश की जनता इस बात को सहन नहीं करती और आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, जिस भी प्रदेश में चुनाव आएंगे, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को इसका जवाब देश की जनता देगी।